सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, एसिड और बेसिस के जो है बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बेसिक नेचर के बारे में पढ़ लिए थे, कैसे टेस्ट किया जाता है, वो सब चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें आगे आयोनाइजेशन से जो है इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको फर्स्ट कमेंट जो होगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। आप वहां ज्वाइन करके जो है और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल क्यूटोस, मोटिवेशनल इमेजेस आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है। और आप मेरे से पर्सनली वहां पर क्वेश्चन भी जो है पूछ सकते हो। ठीक है। चलो, आयोनाइजेशन क्या होता है देखो। From time to time, many scientists attempt to understand the behavior of acids and alkali in water. टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट लोग जो है क्या किए, एसिड और बेस के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट जो है करते रहते थे। ठीक है। उसी में एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट, जिनका नाम है अहिर्नियस। ठीक है। 1884 में अहिर्नियस ने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया एसिड और बेस को लेकर, और उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, किसकी, एसिड की और बेस की। और ये जो इन्होंने जो बताया, ये आज तक क्या होता है, चलते आ रहा है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एसिड और बेस में डिफरेंस जो है इन्होंने समझा दिया। ठीक है। अब इन्होंने कैसे समझाया देखो। अकॉर्डिंग टू अहिर्नियस, इन एक्वियस सॉल्यूशन एन एसिड मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव आयन। इन्होंने बोला कि जब आप एसिड को, कोई भी एसिड लो, एसिड को जब आप वाटर में डिसोसिएट करोगे, डिसोसिएट मतलब डालोगे, तो एसिड क्या करेगा, यहाँ पर H प्लस आयन जो है आपको देगा, और फिर इसके बाद कुछ नेगेटिव आयन जो है वो देगा। ठीक है। कुछ नेगेटिव आयन देगा और फिर वहां पर H प्लस आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला, एसिड देते हैं, मान लो एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको आप वाटर में डिसोसिएट करोगे, रिएक्शन नहीं करा रहे ना, ठीक है, याद रखना, यार रिएक्शन नहीं हो रहा है, HCl को पानी में डाल रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि आपको एक तो चीज मिलेगी H प्लस, और दूसरा क्या मिलेगा, Cl माइनस। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डालते हैं और अगर वो H प्लस आयन देता है, तो अकॉर्डिंग टू अहिर्नियस इन्होंने बोला कि वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। इसी का अपोजिट उन्होंने बोला कि अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हो और अगर वो आपको OH माइनस आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, वो बेस होगा। ठीक है। तो जो पानी में डालने से H प्लस देते हैं, एसिड होते हैं। पानी में डालने से जो OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और इन्होंने इसको उस समय इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इनको 1903 में क्या दिया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, जिसका नाम है नोबेल प्राइज, जो है इनको केमिस्ट्री के फील्ड में जो है दिया गया था। ठीक है। क्योंकि ये इजी था, पानी में डालो, आपको H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन गैस दिख जाएंगे और OH के हाइड्रोक्साइड दिख जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का उसके रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग आयंस में क्या हो जाना, सेपरेट आउट हो जाना। जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो ये क्या होगा, H प्लस और SO4 2 माइनस में सब्ट्रैक्ट हो गया। तो प्लस और माइनस में किसी सब्सटेंस का सेपरेट आउट हो जाना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन कहलाता है। तो ये तो हो गया एसिड का। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। बेस को जब पानी में डालोगे तो Ca+2 बना, और ये कौन सा आयन दिया, OH माइनस दिया। तो जो H प्लस देता है एसिड, OH माइनस देता है वो बेस होता है। ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है कि आयोनाइजेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन एंड इट इज एबिलिटी टू डिसोसिएट इन द आयन। कितना आयोनाइजेशन होगा किसी सब्सटेंस का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। ठीक है। चलो, अगला टॉपिक है देखो, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक। अभी हमने एक चीज ये पढ़ा कि H प्लस आयन जो देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो भी एसिड होगा, ऐसा गारंटी है क्या? तो देखो आंसर है नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल इसने दिया है, टेक 50 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन 100 ml बीकर। आप एक बीकर लो, एक बीकर में आप 100 ml पानी लो और उसमें 50 मिलीलीटर क्या डाल दो, ग्लूकोज डाल दो। सेटअप apparatus इन द सेम वे एज डन इस एक्टिविटी 6 ऊपर दिया हुआ है। डिड द बल्ब ग्लो, आपको एसिड और बेस को पहचानने के लिए एक एक्टिविटी दिया है।
जब आप क्या करते हो, जैसे एक्टिविटी 6 की बात क्या हो रही है, एक कंटेनर लो, उसमें पानी डालो, अब उसमें आप कोई सब्सटेंस डालो, एसिड डालो, एसिड डालने के बाद इसमें 2 रॉड डालना, ठीक है। मान लो इसमें डाला हुआ है HCl, HCl जब इसमें पानी डालोगे, पानी में जब HCl को आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस में ब्रेक हो जाएगा और Cl माइनस में हो जाएगा। तो एक यहाँ पर बल्ब लगा दोगे तो बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी होती है, आपको उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एक्टिविटी बस ये याद रखना है कि कंटेनर में पानी था, पानी में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, पानी में जैसे ही डाले हमने ये डिसोसिएट हो गया, H प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। अब चार्जेस इसमें फ्लो होने लगे तो बीच में जो 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने बल्ब लगा दिया, वो बल्ब जो है जलने लगता है, ठीक है। इससे हमको पता चल जाता है कि आयंस क्या हो गए हैं, डिसोसिएट हो गए हैं। लेकिन जब हम लोग ग्लूकोज को एक एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और पानी में फिर ग्लूकोज को जब डालते हैं तो और 2 इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं और बीच में बल्ब लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बल्ब जो है जलता नहीं है, ठीक है। बल्ब जलता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एसिडिक हो। बाय द वे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो है ये होता है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन आया कि नहीं, और कितने मोल आया हाइड्रोजन का, 12 एटम आए। तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन आ जाने से ऐसा नहीं है कि वो एसिड ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिडिक। अब किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन है, इट डजंट मीन दैट इट विल बी अ एसिडिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो एसिडिक जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है। और हमने कैसे पता लगाया, तो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी डाला, पानी में ग्लूकोज को डाला, उसके बाद हमने 2 रॉड डाले और हमने देखा कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो बल्ब जो है नहीं जलता, इसका मतलब वो आयंस में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक है, डू एसिड्स प्रोड्यूसेस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि क्या जो एसिड जो होते हैं, क्या एक्वियस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको फिर से एक एक्टिविटी दी है, ठीक है। तो आप उस एक्टिविटी को पढ़ सकते हो। मोस्टली जो हर केस में, यहाँ पर देखो मेरा डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ जो डाउनलोड किया है सीजी बोर्ड के वेबसाइट से, वो उसमें ऐसा पीडीएफ मिला मेरे को कि जिसमें डायग्राम ही नहीं, पूरे साइंस में मतलब बहुत कम ही ऐसे जहां पर देखो यहाँ पर डायग्राम दिया होगा आपके बुक में कुछ इस तरीके का, वो डायग्राम मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब उस चीज को आप पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक है। लिटमस पेपर वगैरह है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज समझना है, ये कंक्लूजन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Our observation shows that HCl behave like an acid only when it is the presence of water, because it can ionize to give H plus ion when it comes contact with the water, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, कौन सा क्वेश्चन, कि डू एसिडिक्स प्रोड्यूसेस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो आंसर है यस, ठीक है। कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन में ही क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एसिड जो होते हैं जब वो पानी के साथ जाते हैं H2O के साथ, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं और H प्लस देते हैं और कुछ माइनस वाले कंपाउंड्स वाले आयन देते हैं। तो एसिड और बेस सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के साथ ही आपको आयंस जो है देंगे, अदरवाइज जो है नहीं देते, ठीक है। ये चीज याद रखना है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनी बेस और एसिड डिसाइड्स वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन, अगर हम लोग बात करें एसिड और बेस की, तो इनका क्लासिफिकेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा बोल सकते हैं वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखो, कोई चीज कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना वीक होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब हम लोग उसको पानी के साथ डालते हैं तो वो कितना ज्यादा आयंस जो है प्रोड्यूस करता है। अगर बहुत ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर बहुत कम H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो बोलेंगे कि इट इज अ वीक एसिड। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस को वाटर के साथ डालने से अगर वो बहुत ज्यादा OH माइनस का आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर बहुत कम OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ वीक बेस। तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग और बेस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को पता लगाना है हमको, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एल्कली। अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं
कि जो सब्सटेंस हम लोग चेक कर रहे हैं एसिडिक के लिए और बेसिक के लिए, वो उसको तो हम लोग एसिड और बेस पानी में डालने से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। लेकिन हमको ये जानना है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक बेस है या कितना वीक एसिड है, हम लोग स्ट्रॉन्गनेस जानना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या होता है, देखो एक हमारे पास स्केल होता है, उस स्केल के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक एसिड है, कितना वीक बेस है, ये हम लोग बता सकते हैं। और उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर ऑफ, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, पोटेंस का यहाँ देखो पोटेंस, ठीक है, पोटेंस जो है क्या है, एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पावर, और यहाँ पर पीएच है, सो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का पावर। जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक डेनिश साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने क्या किया था, इस पीएच स्केल को डेवलप किया था ताकि हम लोग स्ट्रॉन्गनेस और बेस को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। इन्होंने एक स्केल बनाया और उस स्केल में उन्होंने 0 से लेके 14 तक के नंबर जो है उन्होंने लिखे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक स्केल बना हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 जो है न्यूट्रल होता है, 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरीके से इन्होंने 14 जो है क्या किए, स्केल बनाए। और यहाँ पर ये आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, इस एक्चुअल में इनका जो ग्राफ था वो कलरफुल था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अलग कलर था, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग कलर था, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग कलर था, मतलब हर एक नंबर में जो है क्या थे, अलग अलग कलर्स जो है रहते थे। आप एक बार नेट में सर्च करना पीएच स्केल करके, आपको कलरफुल जो है आपको पता चल जाएगा कि कैसा दिखता है। ये ऐसा लाइन नहीं होता है, एक्चुअल में इसमें अलग अलग जो है क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। ठीक है, जो बीच वाला जो होता है 7 नंबर वाला जो होता है, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 से अगर इस साइड में जाओगे तो आपका एसिड नेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर जैसे कि दो सब्सटेंस है ए और बी, ए का पीएच स्केल में वैल्यू आया 4 और बी का पीएच स्केल में वैल्यू आया 1, तो जो जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बी जो है क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब ये क्या होगा, वीक बेस होगा। सिंपल सा चीज है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर आप 7 से आगे जाते जाओगे तो आपका बेस नेचर जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दो सब्सटेंस है सी और डी, सी का स्केल में वैल्यू आया 11 और डी का आया 14, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डी जो है क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है क्या है, बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको करते कैसे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास अगर पीएच स्केल होता तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्क्रीन में जो है दिखा सकूं। ठीक है, तो कैसा रहता है, देखो एक तरीके का स्केल रहता है और उसमें क्या होता है, अलग अलग जो है क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, ऐसे बटे हुए होते हैं। हमारे पास क्या होता है, जिस तरीके से लिटमस पेपर होता है ना जिसमें हम लोग चेक करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, पीएच पेपर होता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, पीएच स्केल से हम लोग पता कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पीएच पेपर्स होते हैं, व्हाइट कलर के अलग अलग कलर के पेपर जो है हमारे पास ऐसे होते हैं। एक मान लो यहाँ पर एक सब्सटेंस है, ठीक है, इस कंटेनर में सब्सटेंस है, मान लो वो सब्सटेंस है ए, और एक दूसरा कंटेनर है, मान लेते हैं उसमें एक सब्सटेंस है बी। हम लोग क्या करेंगे, पीएच पेपर को लेकर आएंगे और इसमें डुबाएंगे। ये वाला पहला पीएच पेपर को हमने लिया और इसमें हमने डुबा दिया। अब जैसे ही पीएच पेपर को हम लोग इसमें डुबाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर इस पेपर को उठाकर लेकर हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, जो हमारे पास पीएच स्केल है, और इस स्केल में सारे के सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। तो फिर हम लोग अपना पेपर जो उसको हमने उस सब्सटेंस में डाला था उसको लेकर इसमें मैच कराते हैं कि वो कौन से नंबर के बक्से के साथ या कौन से नंबर के ब्लॉक के साथ उसका कलर मैच हो रहा है। मान लो यहाँ पर वो कलर जो है मैच हुआ, जो पेपर हमने लेके टेस्ट किया था वो पेपर मान लो तीसरे नंबर के ब्लॉक के साथ जो है मैच कर गया इसका कलर, और पीएच में जो पीएच पेपर था उसका कलर सेम मैच हो जाता है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये सब्सटेंस क्या था, ये सब्सटेंस था हमारा एसिड था, ये सब्सटेंस क्या था, एसिड। उसी तरीके से एक और पीएच पेपर लेकर आते हैं और इसको भी इसमें हम लोग डुबाते हैं।
फिर डुबाने के बाद फिर से ऊपर वाले में लेकर जाएंगे और फिर वो कौन से नंबर के बॉक्स के साथ मैच हो रहा है, 7 से नीचे में मैच हो रहा है कि 7 से ज्यादा वाले कलर के साथ मैच हो रहा है, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है करके हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू, अब आपके पास पीएच वैल्यू तो लैब में होगा तो चेक कर सकते हो, नहीं होगा तो फिर आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लेमन जूस, लेमन जूस जो है, लेमन जूस को जब आप करोगे तो लेमन जूस क्या करेगा, आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, लिटमस के बेसिस पर भी आप एसिड और बेस पता कर सकते हो। ठीक है, लिटमस के बेसिस पर कैसे होता है देखो, तो लिटमस पेपर जो होता है हमारे पास दो कलर के होते हैं, रेड और ब्लू कलर के। तो अगर हमारा लिटमस पेपर पहले ब्लू कलर था और किसी सब्सटेंस में डालने के बाद अगर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। ये मैं किसके बेसिस पर बता रहा हूँ, लिटमस पेपर के बेसिस पर। और ये मैंने किसके बेसिस पर बताया था, पीएच पेपर के बेसिस पर। और अगर रेड कलर का लिटमस पेपर किसी सब्सटेंस में डालने के बाद ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो वो कौन सा होता है, बेस होता है। तो लिटमस पेपर से भी आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसिड है या बेस है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। स्ट्रांग और बेस बनाने के लिए आपको पीएच ही यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दो टेबल दिया है, एक टेबल में आपको पूछा है लिटमस पेपर से जब आप टेस्ट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और पीएच वाले से जब करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो आपको कैसा मिलेगा। तो जब आप लेमन जूस को डालोगे तो आपका लेमन जूस में क्या होगा, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा, एसिड को जो है इंडिकेट करेगा। पीएच वैल्यू में जो आपकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 7 आएगी, 7 से कम आएगी। अच्छा, मिल्क जो होता है, मिल्क जो होता है पीएच वैल्यू से थोड़ा सा क्या होता है, ये आप इस टेबल को जो है एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर के आसपास का जो है होता है। ठीक है, तो आप इसमें भी ब्लू कलर से रेड कलर लिख सकते हो और लेस देन 7 जो है आप इसमें लिखोगे। फिर टोमेटो जूस भी क्या करेगा, ब्लू कलर को रेड कलर में करेगा, क्योंकि टोमेटो जूस में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, और इसमें भी पीएच इसके लिए आपको क्या मिलेगा, लेस देन 7 मिलेगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में क्या होगा कि रेड कलर का लिटमस जो है अब वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा सब्सटेंस होगा, बेस होगा, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर जो होता है, वाटर का पीएच स्केल होता है 7, ये न्यूट्रल होता है, तो लिटमस पेपर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वाटर का याद रखना, लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। आप बाकी सब चीज को इस तरीके से जो है ब्लीचिंग पाउडर, अमोनियम एसिटेट, कॉपर सल्फेट का जो है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यह है हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन पीएच वैल्यू। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि दिए गए सब्सटेंस में कितने H प्लस हैं और कितने H माइनस हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, इसमें 100 मॉलिक्यूल है, इसमें भी 100 मॉलिक्यूल है। अब इस 100 टोटल मॉलिक्यूल में से हमने देखा कि ये जो ए वाला था, ए वाले में जो है 70 क्या थे, H प्लस थे, और बी वाले में जो है 30 H प्लस थे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए में जो है H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो दिए गए सब्सटेंस में कितने ज्यादा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, उसका कंसंट्रेशन। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल सा आप ये समझ सकते हो कि जैसे आप क्या करते हो, गर्मी के दिनों में जो है मेहमान आते हैं तो उनके लिए क्या करते हो, जूस बनाते हो शुगर डाल के। तो जो शुगर जितना कम मीठा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये उतना कम कंसंट्रेशन है। ठीक है, और जिस जो गिलास में आप शुगर डाल शरबत दे रहे हो वो जितना ज्यादा मीठा होगा उसका कंसंट्रेशन उसमें शुगर का ज्यादा होगा। तो कोई सा सब्सटेंस किसी गिवन सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम या कितना मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो चीज होता है कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पर पीएच स्केल हमारा 0 1 2 3 4 5 है। अगर पीएच की वैल्यू 0 आती है तो उसमें H प्लस कितने होंगे, 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 होने से कितनी होती है, वैल्यू 1। अगर पीएच वैल्यू 1 आती है तो उसमें H प्लस आयन कितने होंगे, 1 अपॉन, ये देखो 10 की पावर -1 मतलब 1 अपॉन 10।
तो अगर pH की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में हर 10 एटम में से एक एटम क्या होगा, H प्लस का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 2 आती है तो इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर -2 मतलब 1/100। तो अगर pH की वैल्यू 2 आती है किसी सॉल्यूशन में तो उसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में से हर 100 एटम में से एक क्या होगा, H प्लस होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देख लो बेस के लिए, अगर pH की वैल्यू 0 आती है तो उसमें OH माइनस कितना होगा, देखो तो 1/10, ये माइनस है, माइनस नीचे जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +14, मतलब 1/, एक के बाद 14 जीरो, मतलब अरबों में से, कई खरबों में से एक एटम जो होगा वो किसका होगा, OH माइनस का होगा। तो देखो अगर pH 0 आता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। वीक बेस कैसे होगा, क्योंकि 1 के बाद 14 जीरो लगाते हैं तो जो नंबर मिलता है उतने नंबर में से एक नंबर कौन होता है, OH माइनस। उसी तरीके से देखो अगर किसी का pH वैल्यू 14 आता है तो उस सॉल्यूशन में 14 में से देखो बेस के लिए क्या है 10 टू द पावर 0 मतलब 1, तो उसमें क्या होगा आपका हर वो पूरा का पूरा क्या होगा उसमें 100 मतलब 100% क्या होगा, 100% उसमें OH माइनस आयन ही होंगे। अगर किसी की वैल्यू pH की वैल्यू 13 आती है तो उसमें 1/10 मतलब हर 10 में से एक एटम जो होगा वो किसका होगा, OH माइनस का होगा। तो अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो ये टेबल हमको बेसिकली वही समझाना चाहता है कि अगर pH 3 है तो उसके बाद pH 3 को क्या लिख सकते हैं 1/1000, तो हर 1000 में से एक एटम क्या होगा, H प्लस होगा, और उससे बहुत कम कौन सा होगा, OH माइनस का होगा। ये चीज हमको ये बताना चाहता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो पीएच की भी वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा जो है होती है। अब कैसे होती है, देखो pH value of a substance helps in understanding its acidicity और basicity। समझ में आ गया, हमको pH वैल्यू ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कौन सा कितना बेसिक है, ये चीज हमको जानने में हेल्प होता है। There are many fluids in our body with a very specific fixed pH and biochemical process in our body और also pH dependent। ठीक है, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे एसिडिक और बेसिक होते हैं जो कि हमारा बॉडी क्या करता है, रिलीज करता है ताकि अपने फंक्शन को वो प्रॉपर करा सके। pH ऑफ सॉइल एंड वाटर आल्सो प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो सॉइल होता है, जो वाटर होता है, उसके भी एक परफेक्ट क्या होनी चाहिए, पीएच वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, एक्वेटिक लाइफ के लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब जो है हो जाएगी। तो पहले देखते हैं पीएच इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन में पीएच कैसे हेल्प करता है। तो आपको पता होगा कि हमारे स्टमक में जो है क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है स्टमक में, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। इनफैक्ट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड के डाइजेशन में क्या होता है, हेल्प करता है। लेकिन when too much acid is produced in the stomach, it causes the indigenous and the suffer feel acidic and pain, acidity। ठीक है, आप लोग बोलते हो कि नहीं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो कि एसिडिटी करके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे बॉडी में, जब आप कुछ खट्टा ज्यादा खा लेते हो, कुछ या ऐसा सब्सटेंस ज्यादा खा लेते हो जिसके कारण से आपका स्टमक जो है अगर ज्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस कर देता है तो फिर आपको सफर करना पड़ता है किससे, एसिडिटी से। ठीक है, और किससे, पेन से। आप लोग देखे होंगे एक तो कौन सा तो आता है 6 सेकंड में एसिडिटी को दूर कर, इनो, इनो। ठीक है, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट मेरे को याद आ गया। तो इनो में देखा ना कि उसको एसिडिटी होती है तो क्या करता है, इनो को खाता है, फिर 6 सेकंड बाद उसको क्या होता है, रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मतलब एसिडिक ज्यादा हो गया है, तो आपका पेट कैसे ठीक होगा, जब आपका पेट में जो एसिडिक प्रोड्यूस है वो कम हो जाए। तो उसी एसिड जो स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो चुका है, जो कि आपके स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया है, उसको हमको कम करने की जरूरत पड़ती है। और कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स जो है यूज करते हैं। ठीक है, एंटासिड्स मतलब जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस को यूज करते हैं तो वो क्या कर देता है, एसिड को जो है न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, और वीक बेस में आपका क्या क्या आता है, खाने का सोडा आता है। आपका इनो भी उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, वीक बेस होता है जो कि एसिड का प्रोडक्शन आपके पेट में ज्यादा हो गया तो उसको क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये आपके ब्लड और लाइफ प्रोसेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है।
द pH ऑफ आवर ब्लड इज अबाउट 6.8 टू 7.8। ये याद रखना कि आपके ब्लड का जो pH होता है वो 6.8 से लेकर 7.8 तक जो है होता है, ठीक है। ये हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होते हैं, जो सीरम होते हैं, वो अच्छे खासे अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। For example, in acidic pH, the shape of hemoglobin molecule changes and they are not able to take in oxygen properly। लेकिन अगर आपके बॉडी में या आपके ब्लड में पीएच वैल्यू कम हो गई, पीएच वैल्यू कम हो गई मतलब वो एसिड जैसा बिहेव करने लग गया, मतलब आपके ब्लड का पीएच अगर 6.8 से कम हो गया, तो फिर आपके जो हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और आपका हीमोग्लोबिन जो है प्रॉपर ऑक्सीजन जो है कंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी में जो है ब्लड जो है उसका पीएच वैल्यू इतना से इतना के बीच में हमको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप बेहोश हो सकते हो, आपको हार्ट बेहोशी या फिर और भी बहुत सारे सफर जो है प्रॉब्लम करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाएगा तो आप अच्छे से नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ब्लड को एसिडिक होने नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, देखो पीएच ऑफ सैलिवा। आवर टीथ इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फास्फेट। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, टीथ में जो इनेमल होता है, व्हाइट कलर का जो लेयर जमा होता है ना, आपके टीथ जो चमकते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब इसका पीएच वैल्यू आपके दांत में जो ये है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, जब इसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा टीथ जो होता है ये क्या होने लगता है, डीके होने लगता है। बेसिकली होता क्या है, जब आप खाना खाते हो तो आप जब खाना खाते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें एसिडिक होती है, बहुत सारी चीजें बेसिक होती है। तो ज्यादा जो चीज खाते हैं आप लोग वो क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। क्योंकि बेस को तो आप ज्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि बेस जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। तो आप मोस्टली जो भी सब्सटेंस खाते हो वो एसिडिक नेचर के ही होते हैं। तो जब आप खाना खा लेते हो तो उसके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस फूड में प्रेजेंट थे वो आपके दांतों में फंस जाते हैं। और जब आपके दांतों में फंस जाते हैं तो आपके टीथ का पीएच वैल्यू को कम करना चालू कर देता है। तो जब आपका टीथ का पीएच वैल्यू कम होना चालू हो जाएगा तो वो जो हार्ड सब्सटेंस जो इनेमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, वो डीके करना चालू कर देता है। तो इस चीज से आपको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट जो है आपको करना चाहिए। एटलीस्ट आपको दिन में 2 बार जो है 2 टाइम्स आपको क्या करना चाहिए, एक तो सोने से पहले और उठने के बाद जो है आपको टूथ को जो है आपको क्लीन करना चाहिए, अगर आप लंबे समय तक अपने टूथ का यूज करना चाहते हो तो, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड पीएच। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके नेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे स्टिनिंग हेयर्स होते हैं। जैसे कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं ना जिनके जिनके स्टेम में क्या होता है, कांटे जैसे होते हैं, उनको छूने से क्या होता है, चुभता है, ठीक है। व्हेन ह्यूमंस और अदर एनिमल कम इन कांटेक्ट विद दिस स्टिंग्स, स्टिंगिंग हेयर इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड एंड कॉजेस पेन। जब आप किसी पेड़ पौधे को छूते हो तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। जब उसको कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बींग उसको जब छूता है तो उसके उन हेयर वाले से क्या निकलता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है। और उस फॉर्मिक एसिड से आपको क्या होने लगता है, जलन होता है। तो ये जो चीज है ये गॉड ने उन एनिमल्स को क्या की है, प्रोवाइड की है, ताकि उसको कोई खा ना सके, कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। बीज एंड द वेब्स आल्सो सीक्रेट्स एन एसिड व्हेन दे सिटिंग इन। जब आपको बीज काटते हैं तब भी आपको क्या करते हैं, आपको पेन होता है और आपको बर्न फील होता है, ठीक है। जब बीज के उसके जो घर है उसमें जब आप जाते हो या बीज आपके बॉडी में अटैक करता है तो भी आपको बर्निंग और पेन जो है होती है। तो ये गॉड ने उनको अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रोवाइड किया है, ताकि वो पीएच वैल्यू के थ्रू क्या कर सके, अपने बॉडी की जो है हेल्प कर सके। फिर आगे देखो पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। आइडियल सॉइल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पैडी शुड हैव पीएच बिटवीन 5 to 8। अगर आप धान की खेती करना चाहते हो तो धान की खेती करने के लिए आपके सॉइल का जो पीएच है कितना होना चाहिए, 5 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पीएच वैल्यू इससे कम हो गया तो फार्मर्स एड फर्टिलाइजर्स और लाइम और एस टू सो दैट द क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट इफेक्टेड। तो जब आपका पीएच कम हो जाएगा या पीएच ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्शन जो है अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब वो एसिडिक नेचर का हो जाता है या बेसिक नेचर का हो जाता है तो फार्मर्स उसमें क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं, चूना यूज करते हैं, या फिर एस जो है यूज करते हैं, ताकि उनका क्रॉप प्रोडक्शन जो इफेक्ट ना हो करके, ठीक है। समझ में आ गया। और उसके बाद एक और चीज दिया, देखो द कलर ऑफ फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट डिपेंड्स ऑन पीएच।
of the soil in which it is cultivated. When the soil is acidic, the flower are blue color. When it is slightly alkaline, it is pink color. देखो तो यहाँ पर ये जो पौधा है ये अपना कलर भी चेंज कर देता है। जब एसिड का हो जाता है तो ब्लू कलर का दिखने लगता है फ्लावर, और जब बेसिक नेचर का हो जाता है तो पिंक कलर का जो है ये देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे के इसके टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, सॉल्ट के बारे में, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और क्लास 12, क्लास 11, 9 के भी वीडियोस जो है आएंगे धीरे धीरे, तो अपने फ्रेंड्स को या अपने जो दोस्त हैं भाई बहन हैं उनको बताओ कि एक यूट्यूब में ऐसा चैनल एक सर है पढ़ाते हैं, उनको भी बताओ, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर स्कूल नहीं ओपन हो रहा तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये आप लोग खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप अपने लिए पढ़ाई करो। ठीक है, हर फील्ड में जो है मेरा यही मानना है कि आप किसी दूसरे का हेल्प करो, जरूर करो, लेकिन पढ़ाई के फील्ड में जो है आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं बाकी फील्ड में आपसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के फील्ड में आपको सेल्फिश बनना ही पड़ेगा। आपको पहले अपना भला देखना पड़ेगा पढ़ाई में, फिर उसके बाद आप अदर चीज में दूसरे को भला करते रहो, पैसे देते रहो, उनको अच्छे से बात करते रहो, सब करो, लेकिन पढ़ाई के फील्ड में सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, सेल्फिश जो है आपको होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे। और याद रखना हमारा टारगेट क्या है, सीजी के टॉप 10 में 3 आपको लेके आना है। तो ये कब पॉसिबल हो जाएगा, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप नहीं पहुंचाओगे तब तक ये जो टारगेट है अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो उससे चांसेस जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे कि हाँ हम ला सकते हैं करके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो फिर हमारा टारगेट अधूरा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।